नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है मार्क्स के अनुसार इतिहास की आर्थिक व्याख्या। मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक एवं आर्थिक कारणों से होती हैं। अतः मार्क्स इस बात से सहमत नहीं थे कि इतिहास कुछ विशेष व महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले वो आदिम साम्यवादी अवस्था को रखते हैं। मार्क्स का मानना था कि सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के प्रमुख साधन थे और शिकार करना, मछली मारना, वनों से कंदमूल एकत्रित करना मनुष्य का मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर सामूहिक रूप से रहते थे और संपत्ति पर सभी का सामूहिक रूप से स्वामित्व होता था। इस अवस्था में ना निजी संपत्ति थी, ना विवाह प्रथा और ना परिवार, सब समान थे, कोई किसी की शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा गया, क्योंकि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी अवस्था में शोषण की स्थिति नहीं होती, कोई किसी की शोषण करने की स्थिति में नहीं होता। दूसरी अवस्था उन्होंने दास अवस्था को बताया, क्योंकि मार्क्स के अनुसार धीरे धीरे भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज दो भागों में बट गया, स्वामी और दास। दोनों वर्ग समाज के अंतर्गत अस्तित्व में आए और शोषण का प्रारंभ शुरू हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुरूप ही राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और दर्शन साहित्य की भी रचना हुई। दूसरी अवस्था के रूप में उन्होंने दास अवस्था को बताया। दास अवस्था के बाद मार्क्स के अनुसार सामंती अवस्था आती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों में जैसे जैसे उन्नति होती है, लोहे के हल और करघे आदि का चलन होता है, कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ। उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपनी रुचि और योग्यता के साथ कार्य करें। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, जो सामंती अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। सामंती अवस्था के अंतर्गत मार्क्स के अनुसार सामंत समस्त भूमि आदि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य किसान और श्रमिक करते थे। किसान पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण का इतना ही रूप भयानक था जितना कि दास अवस्था में। इस अवस्था में शोषकों और शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहा। चौथी अवस्था के रूप में वो बताते हैं पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी अवस्था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने उत्पादन के साधनों में आमूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती। वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण के शिकार होते हैं और इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्ग, बुजुर्वा शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग के रूप में अस्तित्व में आता है। इनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक
व्यवस्था, नैतिकता, कला और साहित्य और दर्शन होता है। पांचवी व्यवस्था के रूप में हम देखते हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। इस अवस्था के अंतर्गत मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अनुसार प्रतिक्रिया होगी। उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की पांचवी व्यवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। पूर्व अवस्थाओं में और इस अवस्था में अंतर केवल यह होगा कि दास अवस्था सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन इस अवस्था में बहुमत श्रमिक वर्ग पूंजीवादी वर्ग के अवशेषों के तत्वों के विरुद्ध राज की शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात मार्क्स का कहना है कि इस जो श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व की अवस्था है, इससे पूर्व की अवस्था में जो शोषणकर्ता होता है उसकी जो संख्या होती है वो कम होती है, किंतु वो कहते हैं कि जब श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा तो इसमें बहुमत श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों को समाप्त करने में श्रमिक वर्ग राज की शक्ति का प्रयोग करेगा और उसे पूर्णतः समाप्त कर देगा। अगली अवस्था के रूप में हम देखते हैं कि साम्यवादी अवस्था के बारे में मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था आएगी, साम्यवादी अवस्था या राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था। मार्क्स के द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार से चित्रण न कर उसके केवल दो लक्षण बताए गए हैं। वो कहते हैं कि साम्यवादी जब अवस्था आएगी तो यह समाज राजविहीन होगा और वर्गविहीन होगा। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के दो वर्ग नहीं वरन केवल एक वर्ग होगा, श्रमिकों का वर्ग। राज्य एक वर्गीय संस्था है, अतः वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। दूसरी विशेषता के रूप में वो कहते हैं कि इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो। अब हम देखेंगे कि इतिहास की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके निष्कर्ष कौन कौन से हैं। मानव जीवन व सभ्यता का विकास ईश्वर के विचारों व कार्यों का परिणाम नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम हैं। ये प्रक्रिया का संचालक आर्थिक तत्व है। मार्क्स के अनुसार जो सभ्यता के विकास के अंतर्गत वो कहते हैं कि आर्थिक तत्वों का महत्व बहुत अधिक होता है और इस प्रक्रिया के संचालन के रूप में आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक युग में सामाजिक व राजनीतिक पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। वो कहते हैं कि जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण है उसी का सामाजिक और राजनीतिक अवस्था पर भी नियंत्रण रहता है। आर्थिक परिवर्तनों से राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। आदिम साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद का जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो कहते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है और बाद में पूंजीवाद की समाप्ति के बाद साम्यवाद आता है। जिस प्रकार से आदिम साम्यवादी अवस्था में शोषण का कोई स्थान नहीं था, उसी प्रकार से साम्यवादी अवस्था में भी वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और शोषण का अंत हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्स ने अपने विचारों को इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से प्रकट किया और मार्क्स ने माना कि जितने भी इतिहास में परिवर्तन हुए हैं या घटनाएं घटी हैं वो सब परिवर्तन आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से उन्होंने विभिन्न चरणों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया।
अब हम देखते हैं कि इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना के रूप में हम देखें तो हम देखते हैं कि मार्क्स ने आर्थिक तत्व पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सी कारक होते हैं जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं, किंतु मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत केवल आर्थिक तत्व को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इतिहास के निर्धारण में मार्क्स संयोग तत्व की भी उपेक्षा करते हैं और मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है, जो मार्क्स ने अपने विचारों के अंतर्गत किया। मार्क्स राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता को मानते हैं, वो भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है, किंतु मार्क्स ने केवल आर्थिक तत्वों पर ही महत्व दिया और वो राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता को ही मानते हैं। इतिहास की धारा का राजविहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है जैसा कि मार्क्स ने माना, किंतु इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो मार्क्स ने की उसका महत्व भी है। इतिहास की आर्थिक अवस्था की जहाँ एक और विविध आधारों पर आलोचना की जाती है, उसमें बहुत से सत्य भी विद्यमान हैं। मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक करने का कार्य किया है। यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ ही आज सभी पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्रों को मार्क्स की एक महत्वपूर्ण देन है। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।